हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब इस चैनल पे आपको कुछ वीडियोस देखने के बाद किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं पूरी निशुल्क सुविधाएं। मतलब यहां पर आप सभी चैप्टर्स, सभी सब्जेक्ट्स क्वालिटी कंटेंट्स के साथ में एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में देख रहे हैं और सीख रहे हैं। जैसा कि हमारी टीम्स आपके साथ में जुड़ी हुई है अलग अलग विषयों के साथ में, और हम मिलते हैं भौतिकी के साथ में। तो भौतिकी का आज जो सेशन होने वाला है, इसमें हम करने वाले हैं चर्चा प्रीवियस ईयर जो पुराने सालों में पूछे गए प्रश्न पत्र थे उनके बारे में। तो आपको हम पर है विश्वास, हमें आप पर है पूर्ण विश्वास, तो हम जरूर होंगे कामयाब। इसी अच्छी बात से शुरू कर लेते हैं हम आज का ये अपना सेशन, जिसमें हम आज देख रहे हैं 2020 में जो थर्ड सेट था पेपर का, उसके सॉल्यूशंस को। भाई हमने सब कुछ तो पढ़ लिया, हमने कॉन्सेप्ट वीडियोस देख लिया, हमने पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देख ली, हमने वन शॉट रिवीजन्स देख लिया, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस कर लिए, सब कुछ कर चुके हैं। हम पूरी तरीके से तैयार है पेपर में अपीयर होने के लिए। लेकिन उसके पहले हम एक और फॉर्मेट लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम ये तो पता कर ले कि हमारे पुराने सालों में जो हमारे सीनियर्स थे, उनने जो एग्जाम दिया था तो उनने किस प्रकार के प्रश्नों का सामना किया था। तो हम भी जरा उन प्रश्नों को अगर अभी से ही तैयारी कर लें, देख लें, तो हमें यह पता चल जाएगा कि बोर्ड के पूछने का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है। क्या हम उस पैटर्न में कितना अच्छा बेहतरीन आंसर लिख पाएंगे, कैसे आंसर्स हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये सारी चीजें ये क्लियर हो जाएंगी अगर हम ये देखते चले जाएंगे तब। इसके पहले इसके और भी सेट्स, और भी वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र आपके लिए वीडियोस अवेलेबल कराए गए हैं, आप उनको भी जाकर के देखेंगे। और अगर आप लगातार देखते आ रहे हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ में। हम आज करने वाले हैं अपने थर्ड सेट को। तो चलिए भाई कर लेते हैं हम इसकी शुरुआत। चूंकि ये हमारे विज्ञान का 3 पोर्शन, जैसा कि भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, तीनों ही सेगमेंट्स हमारे चैनल पे अलग अलग एक्सपर्ट्स द्वारा लिए जाते हैं। तो हम इसमें से सिर्फ भौतिकी के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। बाकी के क्वेश्चंस बाकी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में आप डील करेंगे। तो यहां पे भाई हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं भौतिकी में जो पैटर्न्स थे उसकी बात कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पास वन वर्ड के क्वेश्चंस भी आते हैं, हमें इसमें असर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस आएंगे, जो बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड अभी चल रहा है, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस। प्लस साथ में ही आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। साथ ही इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो सीबीएसई का पूछने का तरीका है उसमें से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो एक बड़े पैराग्राफ में पूछने की बजाय वो पूछना की कोशिश करते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में। मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 3, 4 या 5 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम टू द पॉइंट लिख पाते हैं। एक पैराग्राफ में उन्होंने हमसे क्या एक्सपेक्ट किया था, हम कितना डिलीवर कर पा रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो पाता। जबकि हम अगर पॉइंट वाइज अगर सामने वाला हमसे पूछ लेता है तो हम उसके आंसर्स देते हैं, वो भी सेटिस्फाइड और हम भी सेटिस्फाइड। हमको क्या चाहिए, पूरे नंबर चाहिए, वो मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को कि अधिक ऊंचाइयों पर उड़ रहे यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। आप कहेंगे भाई कि हमने तो ऐसा नहीं देखा है। तो भाई अपन अधिक ऊंचाइयों पर गए ही नहीं कभी इस जगह पे जहां से कि हमको आसमान काला प्रतीत हो, है ना। हम ऐसी जगह पे गए नहीं भाई, इसलिए हमने नहीं देखा। तो हम मान लेते हैं कि भाई ऊपर होता है। क्यों होता है, तो उसका कारण क्या होता है भाई, कि पहले तो ये इतनी अधिक ऊंचाइयों पर प्रकाश का पर्याप्त प्रकीर्णन नहीं हो पाता। दूसरा, अधिक ऊंचाइयों पर वायुमंडल नहीं होता। तीसरा, अणुओं का साइज दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से काफी छोटा होता है। और चौथा, प्रकाश पृथ्वी की ओर प्रकीर्णित हो जाता है। तो भैया इसका आंसर है कि अधिक ऊंचाई पर कोई वायुमंडल नहीं है। इतनी अधिक ऊंचाई पर कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है मतलब उसमें कोई कण नहीं होंगे, कण नहीं होंगे तो प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा। जो ये वाला ऑप्शन है ये भी है हमारा आंसर, लेकिन ये उससे बेहतर आंसर है। तो इसलिए हम सेकंड पे चल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही तरीके की चीज है कि अधिक ऊंचाइयों पर वायुमंडल नहीं होता, या फिर कहें कि इतनी अधिक ऊंचाइयों पर प्रकाश का पर्याप्त प्रकीर्णन नहीं हो पाता। भाई पर्याप्त प्रकीर्णन का मतलब क्या, प्रकाश जो है ना किसी चीज से टकरा करके जब फैलेगी तो हमको दिख पाती है ना। जो नीला रंग दिख रहा होता है वो किसके कारण दिख रहा है, प्रकीर्णन के कारण। कि प्रकाश की किरण आई और जो हमारा गैसियस वायुमंडल है, जैसे हमारी जो पृथ्वी है, इसके बाहर जो हमारा ये वायुमंडल है, वायुमंडल के कारण जब सूर्य की प्रकाश आती है तो उसको फैला देते हैं, प्रकीर्णित करते हैं।
जिसके कारण हमको नीले रंग की दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है। लेकिन जब हम अत्यधिक ऊंचाइयों पर चले जाते हैं तब तो वहां वायुमंडल होगा नहीं, वायुमंडल होगा नहीं मतलब कण होंगे नहीं, कण होंगे नहीं तो सूर्य से आने वाला प्रकाश उस पर टकराएगा नहीं। और जब तक कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पे ना टकराए तब तक हमको प्रतीत नहीं होता। प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे टकराकर हमारी आंखों तक आती है तभी हमें प्रतीत होता है कि वहां पे कोई वस्तु है, अन्यथा हमको प्रतीत नहीं होता है कि कोई वस्तु है। ठीक है, प्रकाश का आभास ही तभी होता है। अगर किसी चीज से टकरा के नहीं आ रही है इसका मतलब क्या है भाई, वो काला दिखेगा, ब्लैंक। तो इसीलिए भाई क्या हो गया, अधिक ऊंचाइयों पर वायुमंडल नहीं होता, जिसके कारण उसको जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको काला दिखाई देता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। लंबाई L अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। समान प्रतिरोध और समान पदार्थ के 2L लंबाई वाले किसी अन्य चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा। तो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं ना। क्या आपको पहले R1 की वैल्यू दी हुई है, R1 कितना दिया है भाई, रो L अपॉन A। ये सिंपल हो गया भाई, L लंबाई हो गई, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और रो जो होता है वो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। मटेरियल चूंकि सेम है क्योंकि समान पदार्थ कह दिया तो जो R2 होगा उसका भी विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही होगा। लेकिन ये कितना हो गया भाई, ये 2L हो गया। अपॉन में क्या है, अपॉन में A। अब इसको कितना रखे कि इसके बराबर हो जाए, कितना रखे कि ऊपर वाले के बराबर। तो आपको यहां पे साफ सुथरा दिख रहा है भाई, यहां पे क्या कर दूं, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 से 2 कट गया, मतलब R2 भी बराबर हो जाएगा किसके, रो L अपॉन A के, विच इज इक्वल्स टू R1। ये किसके बराबर है, ये R1 के बराबर हो गई। तो मतलब क्या कर दूं, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई, मतलब क्या, A कितना होना चाहिए भाई, एरिया अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो भी होना चाहिए कितना, 2A। तो भाई कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितनी आपने लंबाई बढ़ाई उतनी आपने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रतिरोध उतना ही रह जाएगा। तो चलिए भाई इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया C, 2A। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भाई थर्ड क्वेश्चन कहता है कि चार प्रतिरोधक है जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1/2 ओम है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त किया जाए। भाई ये जैसे ही कितना अधिकतम प्रतिरोध की बात आती है ना तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। किसमें, श्रेणी क्रम में, समांतर में नहीं, श्रेणी में। तो श्रेणी में जोड़ दीजिए भाई। श्रेणी में क्यों, क्योंकि R इक्विवेलेंट जो तुल्यकारी प्रतिरोध होता है वो होता है भैया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 4 है ना, तो जोड़ देंगे चारों को। कितना, तो भाई ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। भाई आधा आधा एक और आधा आधा एक, एक और एक कितना, 2। ठीक है, आपको जैसे जोड़ना जोड़िए, मुझे तो ये आसान लगता है भैया, 1/2 दिखता है मतलब उसको तो मैं आधा समझता हूं, है ना। जैसे आपको कहीं पर भी इसको जोड़ना है तो मतलब वो 0.5 करके जोड़ दीजिए, बहुत आसान रहता है। तो कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा हमारा 2 ओम। कितना हो जाएगा आंसर, 2 ओम। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा कि अधिकतम प्रतिरोध की बात करें तो अधिकतम प्रतिरोध यही होता है, क्योंकि जब आप बात करेंगे ना, आप बात करेंगे पैरेलल में, तो ये क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो भाई ये 1 के अपॉन में आ गया ना, ये तो और कम हो जाएगा। चलिए, तो इसलिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, 2 ओम होगा इसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5th नंबर। एक इमेज दी हुई है भाई, इसमें कहा जा रहा है कि नीचे जल संग्रह की एक पारंपरिक व्यवस्था, जो ट्रेडिशनल, जो कन्वेंशनल स्रोत था हमारे ऊर्जा प्राप्ति के लिए, का आरेख दिया गया। नीचे दिया गया कौन सा कथन इस पद्धति का निरूपण करता है। जो इसमें है यह एक खादीन पद्धति का आदर्श व्यवस्था है, जिसमें ए जो है वो जल संग्रहण क्षेत्र, जो ए जो है ये यहां पे जल संग्रहित किया गया, बी जो है ये खारा क्षेत्र है, सॉरी बी जो है यहां पे ये खारा क्षेत्र है, और सी जो है ये उथला कूप है ना, उभरी हुई कूप है। अच्छा, अगला, यह उथला कूप पद्धति का आदर्श व्यवस्थापन है, जिसमें ए जल संग्रह, बी खारा, और ये उथला कूप का नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। जल संग्रहण क्षेत्र का आदर्श व्यवस्था है, जल संग्रहण क्षेत्र का ये भी नहीं, जल संग्रहण करने के लिए ये व्यवस्थाएं नहीं है भाई। यह खारा क्षेत्र को दर्शाता है ना भाई, यही होगा इसका ऑप्शन ए, है ना। ये डायग्राम जैसे कि हम लोगों ने देखा है जो ऊर्जा के स्रोत कर रहे थे उसमें, तो ये किसका हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 को। तो इसमें क्या है भाई, अभिकथन ए, विद्युत इस्त्री और हीटर
है ना। एक हमने बोला था असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई। असर्शन रीजन का मतलब क्या, एक अभिकथन होगा, उसमें एक स्टेटमेंट आएगी, वो स्टेटमेंट का नीचे एक दिया जाएगा क्या, उसका रीजन। रीजन मतलब क्या, आपको उसमें बताया जाएगा उसका कारण, कि जो ऊपर स्टेटमेंट दी है उसका कारण नीचे। तो आपके सामने ऑप्शन ऐसे ही रहते हैं कि ए और दो, मतलब ए और बी, मतलब ए और आर बेसिकली रीजन, ये दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, पहला सही है दूसरा गलत है। और या फिर एक ऑप्शन आता है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, या फिर ए की आर जो है वो गलत व्याख्या करता है, मतलब व्याख्या नहीं करता है। मतलब क्या भाई, पहला वाला स्टेटमेंट कुछ और बात की कर रहा है, दूसरा वाला स्टेटमेंट कुछ और बात कर रहा है। पहले वाले में जैसे हीटर वेटर की बात करें, दूसरे में हम प्रकाश किरणों की बात कर ले, तो ये दोनों का कोई लिंक नहीं है। हो सकता है पहला सही हो दूसरा गलत हो सकता है दोनों सही हो। तो चलिए हम देखते हैं इस केस को। इसमें दिया गया विद्युत स्त्री और हीटर जैसी विद्युत तापन युक्तियों में सामान्यतः मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है, विद्युत तापन में समांतर जो है हम मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब रीजन देखते क्यों, क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसके अवयवी धातुओं से समानता अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, अधिक होती है, परंतु मिश्र धातु के अवयवी धातुओं की तुलना में निम्न गलनांक होता है। नहीं भैया ये गलत है, ये गर्म करने के लिए बनाया जा रहा है, जिसकी हीट ज्यादा हो, तो इसका गलनांक कैसा होना चाहिए, इसका उच्च गलनांक होता है भाई। इसका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है। उच्च गलनांक होता तो ये सही हो जाता और इसका ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता। तो यहां तो बात ही खत्म हो गई। जो अभिकथन है वो सही है, जो कारण है वो गलत है, जो असर्शन है वो सही है, जो रीजन है वो गलत है। तो मतलब सी ऑप्शन, असर्शन सही है तथा रीजन गलत है। अगर ये दे देता उच्च गलनांक, कि भाई उच्च गलनांक होती है, तो क्या हो जाता, असर्शन और रीजन दोनों सही है, और असर्शन का मतलब अभिकथन का ये जो बी मतलब कारण है, ये उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करता है, उसको पूर्णतः वो दर्शाता है या व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए तो हो गया भैया इसका आंसर। इसका आंसर क्या हमने लगाया, हमने लगाया सी, और ये सही है। आगे बढ़ते हैं। तो अगले में हमारे पास नीचे दिए गए आरेख में कोई बिंब है ना, ओ तथा उसके प्रतिबिंब को आई से दर्शाया गया है ना। ये बिंब मतलब ऑब्जेक्ट को ओ से और इमेज को आई से दर्शाया गया। ठीक है भाई, इस किरण आरेख को पूरा किए बिना, अपने को पूरा नहीं करना, उल्लेख कीजिए लेंस का प्रकार। कौन सा लेंस है भाई, तो ये एक अभिसारी लेंस है ना, ये एक उत्तल लेंस है। ये कौन सी लेंस है भाई, ये एक उत्तल लेंस है। अच्छा, उन दो प्रकाशिकी यंत्रों के नाम बताएं जिसमें इसका, तो भाई ये सरल सूक्ष्मदर्शी और जो दूरदर्शी होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होता है, ये कौन सी कंडीशन है, चूंकि इन्होंने तो कहा है कि कंप्लीट मत कीजिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए कंप्लीट करके दिखा रहा हूं। ये होता क्या है इसमें कि एक किरण ये ऐसी निकल गई और जो दूसरी किरण है ये आगे की तरफ नहीं मिलती तो ये पीछे की तरफ मिला देते हैं, इमेज बन गई। अब ये कहां पे इस्तेमाल होता है भाई, तो ये उत्तल लेंस का 6th फॉर्म है, छठवां वाला फॉर्म है। इसमें क्या होता है, वस्तु जिधर रखी होती है प्रतिबिंब उधर ही बनता है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है ना, कैसा, आवर्धित। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी से है वो जो इस तरीके से हस्तरेखाएं पढ़ने के या पेपर के कटिंग्स पढ़ने के जो काम में लिया जाता है, जो हमको ज्योमेट्री बॉक्स में भी दिख जाता है, इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है, इस तरीके का होता है एक ऐसा कुछ, ये सरल सूक्ष्मदर्शी। ये यही वाला तो करते हैं भाई, इसको इतना करीब ले जाते हैं कि उससे बड़ी बड़ी इमेजेस उसी साइड पे, जिधर वस्तु है उसी साइड पे दिखने लगे। अच्छा, इसके बाद दूरदर्शी। दूरदर्शी में भी इसका प्रयोग होता है, क्योंकि वस्तु से मतलब प्रथम लेंस जो बनाएगी दूरदर्शी में, दूरदर्शी का कुछ ऐसा अरेंजमेंट, दूरदर्शी का कुछ ऐसा अरेंजमेंट भाई, इससे जो लेंस से जो इमेज बनती है उसको इसके फोकस के अंदर बनवाया जाता है, जिसके कारण इसकी आवर्धित प्रतिबिंब ये बना करके देती है। तो दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी इन दोनों जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दो प्रकाश के यंत्र के नाम हमने बता दिए भाई। हमको क्या करना था, मैग्नीफाई ही करना होता है ना, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी क्या करना है, मैग्नीफाई, बढ़ाना ही ना, आवर्धित ही चाहिए ना, तो ये हो गया आवर्धन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यदि इस लेंस के स्थान पर एफ फोकस दूरी का कोई अवतल दर्पण रखें, है ना, इसके लेंस के स्थान पर एफ फोकल दूरी का कोई अवतल दर्पण रखें तथा दर्पण के सामने f/2 दूरी पर कोई बिंब रखें। ठीक है, इसी के लिए देखिए ये हो गया हमारा एक अवतल दर्पण, इसका ये हो गया भैया फोकस, और f/2 मतलब इसके बीचों बीच यहां पर रख दिया कोई, यहां पर रख देंगे हम एक कोई बिंब, ये फोकस छोटा बना लेते हैं, ये हो गया हमारा बिंब।
ये ए बी हमारा, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट है ना, बिंब मतलब क्या भाई, ऑब्जेक्ट। ये हो गए भाई ए बी, कहां रखिए, f/2 पे, मतलब यहां से यहां तक की ये दूरी जो थी ये है f, तो ये इतनी सी दूरी जो है वो है f/2। अच्छा चलिए, तो बनने वाले प्रतिबिंब के 3 लक्षणों की सूची बने। भाई ये तो वही वाली बात फिर से हो गई ना, ये कैसा हो जाएगा, ये जब फोकस के अंदर रखते हैं तो ये दर्पण के पीछे बनता है एक प्रकाश किरण, मैं बना के बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये 6वां केस उत्तल लेंस और अवतल दर्पण इन दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है भाई, ये यहां से गई किरण और ये फोकस से होती लौट गई, इसको पीछे बढ़ा दे रहा हूं मैं, मुझे पता है मुझे इसको काटना ही है, और एक किरण ये जाएगी और ये पीछे इधर कट जाएगी, ये बन गई इसकी आवर्धित प्रतिबिंब, ये हो गया इसका क्या, सेंटर। आगे तो ये दिख रहा है कि ये मिलने से रहा, आगे ये मिलने से रहा तो पीछे की तरफ बढ़ा दिया, ये क्या बन गया, ये ए डैश बी डैश इसके प्रतिबिंब। तो कैसी बनी है भाई, तो एक चीज दिख रही है कि आवर्धित बनी है, आभासी बनी है, क्योंकि दर्पण के पीछे तो कोई जगह होता ही नहीं है, तो जो इमेज है वो कैसी है, आभासी है। और कैसे बनी है, तो सीधी बनी है। देखिए ना, जो बी ऊपर दिख रहा था वो बी डैश यहां ऊपर ही दिख रहा है ना, जो यहां पर ए नीचे दिख रहा है वो ए डैश नीचे ही दिख रहा है, तो बेस बेस पे ही है, और जो टॉप है टिप है वो ऊपर की ऊपर ही हो गई, तो मतलब ये आवर्धित बनेगी और सीधी बनेगी। तो भैया इसका भी आंसर हमको मिल चुका। अब क्या करें भाई, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि भाई अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित के कारण दीजिए, है ना। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि बड़े क्वेश्चन कई सारे स्प्लिट अप्स में आएंगे, तो उसमें से ये स्प्लिट अप हो गए। जैसे 7th के क्वेश्चन में 2 यहां दिख रहे और भी है 7th में, है ना, 3-4 पोर्शंस में पूछ लिए गए। तो भाई इसमें क्या करें, तो सबसे पहले क्वेश्चन में है किसी धारावाही सीधी परिनालिका के सिरों के निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो अभिसरित होती हैं अथवा अपसरित, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या तो अभिसरित होती हैं अथवा अपसरित होती है। तो क्या होती है भाई, तो ये अपसरित होती है। कैसे होती है जरा देखिए, क्या होता है कि हम एक धारावाही बना लेते हैं भाई, ये हो गई हमारी धारावाही। अब इसमें से क्या करना है भाई, तो इसमें से जब कभी धारा प्रवाहित की जाती है, जब इसमें से धारा प्रवाहित की जाती है तो ये बिहेव करने लगता है एक दंड चुंबक के भांति। दंड चुंबक क्या होता है भाई, जिसमें एक तरफ साउथ पोल होगा और दूसरी तरफ नॉर्थ पोल होगा, मतलब अब एक दंड चुंबक हो गया। अब दंड चुंबक होने के कारण क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से इससे फील्ड लाइंस, कुछ इस प्रकार से आपको फील्ड लाइंस देखने को मिलती है। मतलब क्या होती है कि हमको यहां से बाहर एंड्स पे जब देखेंगे तो ये जो फील्ड लाइंस है ये ऐसे फैलती हुई प्रतीत होगी। यहां से फील्ड लाइंस क्या हो रही है भाई, ऐसी फैलती हुई प्रतीत हो रही है। और जब आप बात करेंगे इसके सिर्फ और सिर्फ केंद्र की तरफ, मतलब इस परिनालिका के भीतर, तो परिनालिका के भीतर मतलब ये वाले सेगमेंट की मैं कुछ बात कर लेता हूं। इतने दूर की सेगमेंट्स की अगर आप बात करते हैं तो यहां पे लगभग वो स्ट्रेट लाइन दिखती है, सीधी रेखा में दिखती है। तो मतलब क्या है भाई, बाहर कैसी होगी, अपसरित, किंतु परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर क्या होती है भाई, तो परिनालिका के अंदर अभिसरित होगी, अभिसरित होती है ना, परिनालिका के अंदर अभिसरित होती है। और यही जो अभिसरित होती है ना, ये हमको दिख रही होती है, परंतु सीधी रेखा में प्रतीत होती है, सीधी रेखा में प्रतीत होती है। अब इसका क्या मतलब है भाई, तो भाई होती यहां पे देखिए ना, ये जो मैंने ये मार्क किया हुआ है यहां पे होती कैसी है, आके वो कन्वर्स हो रही है, एक जगह पे आके मिल रही है ना, बाहर निकल रही है तो वो डाइवर्स हो रही है, बाहर की तरफ फैल रही है। लेकिन जो बीच का अगर सेगमेंट अगर देखते हैं, ये बीच वाला अगर सेगमेंट देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि वहां स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है, सीधी रेखा में ही गमन कर रही है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई होती कैसी है, अंदर परिनालिका के अंदर अभिसरित हो रही है, लेकिन दिखती कैसी है भाई, दिखती है हमको स्ट्रेट लाइन में, है ना, ऐसा प्रतीत होता है। और बाहर की तरफ भाई डाइवर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है। चलिए अगले बात करते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक निलंबित किए जाने पर धारावाही परिनालिका एक विशेष दिशा में ठहरती है। सिंपल ना, इसका आंसर मैं दे चुका हूं। क्यों भाई, क्योंकि ये परिनालिका अभी बिहेव कर रही है एक, ऐसा समझ लीजिए इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा मतलब ये साउथ पोल, और ये बिहेव कर रहा है एज अ नॉर्थ पोल। तो ये तो बार मैग्नेट हो गया ना, दंड चुंबक हो गया, ये एक बार मैग्नेट हो गया, एक दंड चुंबक हो गया। तो दंड चुंबक के गुण जो होंगे वो इसके अंदर आएंगे भाई। अब इसमें दंड चुंबक का क्या गुण होता है, तो दंड चुंबक का गुण होता है कि भैया अगर आपने उसको फ्रीली लटका दिया, ऐसा उसको फ्रीली हैंग कर दिया, तो एक सिरा हमेशा नॉर्थ में और दूसरा सिरा हमेशा साउथ में ही रुकता है
है ना। एक सिरा हमेशा नॉर्थ और एक सिरा हमेशा साउथ में ही रुकता है। तो भाई ये हमेशा इसी में ही क्यों रुकता है? क्योंकि ये भी एक दंड चुंबक का कार्य करने लगी है। चलिए भाई, ये हो गया, हमारे दो आंसर्स आ गए। आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले स्लाइड पे, और अगले में देखते हैं हम और क्वेश्चंस जो इसके और सेगमेंट्स हैं उनको। भाई आ गया हमारा थर्ड पार्ट क्या है? पिघले अथवा जले फ्यूज तार के सर्वसम अनुमतांक के फ्यूज द्वारा ही प्रतिस्थापित या बदला जाना चाहिए। क्यों? एक बात समझिए, आपको अब तक अगर आप ये पूरी सीरीज देख रहे हैं, होपफुली आप देख ही रहे हैं, क्योंकि भाई आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो भाई इसमें आपने देखा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बार बार रिपीट हो गए। जैसा फ्यूज, पीछा छोड़ा ही नहीं फ्यूज ने। फ्यूज कैसे भी करके घुमा के फिरा के कहीं से भी आ जाए, फ्यूज जरूर आया, है ना। तो फ्यूज के बारे में हम यहां पे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहा है एक क्वेश्चन, नया पैटर्न, इसके अंदर एक नया क्वेश्चन आया कि फ्यूज जो है अगर जल गया तो उसको उसी के इक्विवेलेंट वैल्यू से ही रिप्लेस करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्वेश्चन समझ गए कि भाई उसी के इक्विवेलेंट वैल्यू से क्यों रिप्लेस करना चाहिए? भाई सिंपल सॉर्टेड सी बात है ना। अगर मान लीजिए घर की सर्किटरी में हमने कैलकुलेट किया एक फ्यूज को और उसके मान की, है ना, जैसे मान लेता हूं मैं, ऐसा लिखता हूं कि 5 एम्पियर तक के करंट को झेल सकने वाले एक फ्यूज को हमने लगाया, और ये भैया किसी कारणवश ये रहा हमारा फ्यूज, ये हमने बना दिया हमारा ये रहा फ्यूज, है ना। ये इसके बाद ये हमारे घर में चली गई करंट, ये हमने यहां पे लगा रखा भैया फ्यूज। ओके, लग गया, क्या करें? कुछ नहीं, जाने दीजिए ना करंट को। किसी कारणवश 6 एम्पियर आ गया और ये जल गया, है ना। 6 एम्पियर आ गया और जल गया। मुझे रिक्वायर्ड कितनी थी भाई? ये घर में 5 एम्पियर के अकॉर्डिंगली हमारा सब सेटअप था। अब ये जल चुका है, जल चुका, 6 एम्पियर बाहर आ गया, मतलब ये जल गया। जलने के कारण अब क्या दिक्कत आ गई? तो जलने के कारण भैया इसमें दिक्कत आ गई कि अब क्या करें। तो भाई बोले यार जल जा रहा है यार बार बार, एक काम करो ना 6 एम्पियर का लगा दो जला इसमें। तो उठाया और भैया लगा दिया 6 एम्पियर। चलो भैया लगा दिया 6 एम्पियर, लेकिन आपके घर के अप्लायंसेस कितने पे चलने थे? 5 एम्पियर पे ही ना, ज्यादा का लगा दिया। तो भाई दिक्कत हो गई ना, अब 6 एम्पियर पे तो ये जलेगा नहीं। मैंने फ्यूज क्यों लगाया था? जलने के लिए। और अगर ये जलेगा ही नहीं तो फिर काहे का फ्यूज? ये सुरक्षा उपकरण, किस बात का सुरक्षा उपकरण? भाई सुरक्षा उपकरण का मतलब ही था क्या कि भाई हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस लगे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करे। तो मतलब क्या हो गया भाई कि अगर अधिक गलनांक के फ्यूज को लगा देंगे तो वो सुरक्षा नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप 4 एम्पियर का लगाते हैं, आपने कहा कि काम करो कम का लगा देते, क्या फर्क पड़ता है? तो भाई आपको कितना चाहिए था सप्लाई? 5 एम्पियर के लिए, और आपने लगा दिया 4 एम्पियर, तो भाई ये पहले ही पिघल जाएगा, आपको उतनी सप्लाई नहीं देगा जितनी आपको सप्लाई की जरूरत होगी। चलिए, आई होप आपको ये पूरा क्लियर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 में ये क्या कहता है भाई कि निम्नलिखित के कारण दीजिए। मतलब जो एक आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके कारण देना है। 2 क्वेश्चंस आएंगे इसमें। एक तो ये कह रहा है कि नामांकित किरण आरेख की सहायता से किसी कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले पतले एक वर्णी प्रकाश पुंज का पथ दर्शाइए, है ना। तो पहले तो बात इसकी कर लूं मैं, एक वर्णी मतलब क्या? सिंगल कलर का प्रकाश। एक वर्णी मतलब सिंगल कलर का प्रकाश, ठीक है। और प्रिज्म से गुजारना है, तो इस जो है हमारा ये प्रिज्म हो गया भाई, यहां से हमने एक येलो कलर की लाइट को गुजार दी, ठीक है। अब ये लाल होगी बदल के, चलो भैया हम भी येलो ही कर लेते हैं, है ना। हमने क्यों लाल करना है? चल क्या करे भाई, ये एक येलो कलर की, एक वर्णी बोला था ना सिंगल कलर की, तो भाई ये यहां से क्या हो जाएगी? अपवर्तित। क्या हो गई? अपवर्तित, क्योंकि ये एक अपवर्तक सतह है, फिर यहां से जाएगी तो फिर से हो जाएगी अपवर्तित। कारण क्या है भाई? मान लेता हूं ये एयर है, इसको मैंने मान लिया कि ये ग्लास है, और ये वापस से फिर क्या है? एयर है। तो आपको इतनी सी तो बात क्लियर होगी कि जब कभी भी मीडियम चेंज होगा तब तब अपवर्तन होगा। तो ये एयर से ग्लास में गई, ये रेयर से डेंसर में गई, ये विरल से सघन में गई। तो विरल से जब सघन में जाएगी तो मुड़ जाएगी, और जब सघन से विरल में दोबारा जाएगी तब भी मुड़ जाएगी। लेकिन इस बार किधर आएगी? यहां पे आएगी अभिलंब की ओर, और जब यहां से बाहर निकलेगी तो हो जाएगी अभिलंब से दूर। चलिए मैं प्लॉट भी कर देता हूं भाई। यहां पे जब गई तो ये हो गई क्या? अभिलंब की ओर मुड़ गई, ये देखिए। और जब यहां से बाहर निकल रही है तो ये देखिए अभिलंब से चली गई दूर। सिंपल सी बात है भाई। तो इतनी सी बात अगर क्लियर हो गई कि भाई ये सघन और विरल का, तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि जब सिंगल कलर ही जाएगा ना, सिंगल कलर एक वर्णी जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ विचलन होगा। अब कहेंगे विचलन क्या होता है? तो ये जो लाइट बीम जा रही थी इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए,
और ये जो निर्गत हो रही थी इसको, मतलब ये आपतित और ये अपवर्तित, या इसको निर्गत भी कहते हैं, है ना, इंसिडेंट और जो रिफ्रैक्टेड है, इन दोनों के बीच में यहां पे जो कोण बना इसी को कहते हैं हम क्या, विचलन। इसी को हम कहते हैं विचलन। अब कैसे विचलन, तो भाई इसको जाना इधर था और जाने इधर लगी तो विचलित हो गई ना, जाना ऐसा सीधा था, ऐसा सीधा था और जाने इधर लगी तो ये विचलित होगी ना यहां पे, इसी को कहते हैं विचलन। तो मतलब क्या भाई, एक वर्णी प्रकाश पुंज केवल विचलित करेगा, उसमें विक्षेपण नहीं। अब विक्षेपण क्या होता है भाई, तो विक्षेपण का मतलब होता था क्या, विबग्योर। अब बोलेंगे भैया ये विबग्योर क्या है, तो वॉयलेट है ना, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आप बोलेंगे भैया ये वाला नहीं याद हुआ, तो दूसरा भी तो है हमारे पास, क्या दूसरा है हमारे पास, बैगनी, या ऐसा कर लेते हैं बैजा, बैनियाह, पीनाला। भाई ये शॉर्टकट है याद रखने का लंबे समय तक, क्या बैनिया पिनाला। बैनिया पिनाला का मतलब क्या, बै मतलब क्या, बैगनी, नी मतलब नीला, आ मतलब आसमानी, ह मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी और लाल। खत्म हो गया भाई, 7 रंग, ये रहे 7 वो रहे 7। ये कब होता है, जब श्वेत प्रकाश हो। तो मतलब ये भैया विक्षेपण यहां कैसे होगा, ये सारे कलर अगर किसी के पास होंगे तब तो वो अलग अलग होंगे, है ना, सिंगल कलर ही जा रहा है तो सिंगल ही जाएंगे, सिंपल सी बात है ना। एक थैले में बहुत सारी सब्जियां रखी हैं बहुत सारे तरीके की, और थैला टूट के बिखर गया तो भैया उसमें से सभी कलर की सब्जियां अलग अलग हो जाएंगी। और अगर हमने सिर्फ आलू ही खरीदा है और टूट के बिखर भी गया तो भैया आलू ही बिखरेगा ना, सिंगल कलर जाएगा तो सिंगल ही निकलेगा ना, बस विक्षेपित हो जाएगा। लेकिन यही चीज जैसे ही हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, तो हम पाएंगे कि यहां पे कह रहा है कि एक वर्णी प्रकाश पुंज को, जो सिंगल कलर के वहां चल रही थी, उसको चेंज कर दिया जाए श्वेत प्रकाश से, तो फिर क्या होगा, तो भाई क्या होगा, ये श्वेत प्रकाश जा रही है, श्वेत प्रकाश जाने के बाद यहां पे अपवर्तित होगी और अपवर्तन के फलस्वरूप यहां पे होने लगेगा क्या, विक्षेपण, डिस्पर्जन, बाहर निकलेंगे। कौन से, वही पूरे 7 कलर जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, ऊपर वॉयलेट, सॉरी ऊपर रेड, ऊपर साइड में रेड और नीचे साइड में हो जाएगा आपका वायलेट, ऊपर साइड में लाल, नीचे साइड में बैंगनी। तो भाई क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा विक्षेपण, भाई डिस्पर्जन। और अगर नहीं याद होता है तो आप लिख सकते हैं अपने मूल रंगों में विभक्त हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। कौन सा होता है भाई मूल रंग, तो वही बैगनी, यहां पिनाला, भाई बैगनी, आसमानी, है ना, हरा, ठीक है, बैनी आह पिनाला, यहां पे एक नीला भी आएगा भाई, वैनी आह पिनाला, पीला, नारंगी और लाल। भाई इन मूल रंगों में क्या हो जाएगा, विभक्त, और इनको अपने मूल रंगों में विभक्त हो जाएगा, जो कि ये हुए, जिसे वर्ण क्रम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, वर्ण क्रम कहते हैं, अथवा इसी को कहते हैं भाई स्पेक्ट्रम, वर्ण स्पेक्ट्रम, अथवा इसी को क्या कह सकते हैं, वर्ण स्पेक्ट्रम। ये जो अलग अलग कलर मिल रहे हैं इसको कहते हैं वर्ण स्पेक्ट्रम। अच्छा ये और कहीं मिलता है क्या, तो आप कहेंगे हाँ रेनबो, इंद्रधनुष जो बनता है उसमें भी ये चीज मिलता है। तो भैया चलिए स्क्रीनशॉट रखिए, हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, और इसके सेगमेंट्स, है ना। इसमें भी देखिए भाई बड़ा क्वेश्चन, मैं बोल ही रहा हूं बार बार कि इसमें सेगमेंट्स आएंगे, तो इसके सेगमेंट्स है। क्या सेगमेंट्स है भाई, तो पहला क्वेश्चन इसमें है, कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष तथा दीर्घ दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित है, मतलब उसको पास का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता, ठीक है। तो भाई ऐसा किन में होता है, पहली बात तो ये, और ये होता क्या है, तो जरा मैं आपको ये पूरा टॉपिक ही समझा दे रहा हूं और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में मैं जितने टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करूंगा वो सब पूछा गया है। तो भाई क्या होता है, निकट दृष्टि दोष भी हो गई और दूर दृष्टि दोष भी हो गई। मतलब क्या होता है, हमारी जो आंखें होती हैं
हमारी आंखों में दो इस तरीके से भैया हमारी आंखें होती, इसको कहते हैं हम आई बॉल, और ये होती है हमारी सामने की लेंस। अब इसका मूल काम क्या होता है कि भाई कोई भी प्रकाश किरण, जैसे मान लीजिए ये पास से कोई प्रकाश किरण आ रही है तो इसको भी कहां पे, ये रेटिना पे ले जाए, और अगर यहीं पे कोई प्रकाश किरण दूर से आ रही है तो दूर से आ रही किरणों को हम हमेशा कैसा बना लेते हैं भाई, पैरेलल। इसको भी कहां ले जाकर के मुड़ाए भाई, कहां ले जाके बनाए, यही रेटिना पे। इसको कहते हैं हम रेटिना। रेटिना मतलब स्क्रीन, रेटिना का मतलब क्या है भाई, स्क्रीन। ये इसी स्क्रीन पे, ये दूर रखी है वस्तु तब हो या पास रखी है वस्तु तब हो, यहीं पे बननी चाहिए। लेकिन किसी कारणवश, कुछ कारणों से दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाती। क्या दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाती है भाई, तो ऐसा पैदा होता है दिक्कत कि जो पास रखी वस्तु है उसकी जो प्रतिबिंब है ये इधर पीछे बन रही है, ये पीछे बन गई, ठीक। और इसी में एक और इमेज ड्रॉ करनी है मुझे, और दूर से आ रही जो किरणें थी इसी आंख में हो गई भैया दिक्कत, और वो पहले ही प्रतिबिंब बनने लग गई, ठीक है। अब क्या हो गया भाई, जो पहले था और अब में एक अंतर आ गया। चलिए मैं अलग से बना देता हूं इसको, जरा देखिए यहां बनाता हूं। ये हमारी तो अच्छी आंख है और यहां पे हमको दिक्कत हो गई। दिक्कत हो गई मतलब क्या भाई, या तो जैसे पास से कोई किरण आ रही है तो इसको ये कुछ नहीं कर पा रही है भैया, चली गई पीछे, और इसी आंख में किसी कारणवश ऐसी भी दिक्कत आ गई कि ये दूर से जो किरणें आ रही हैं, इन दूर से आ रही किरणों को ये पहले ही कट करा दिया। अब भाई ये एक ही आंख में ऐसे दोनों तरीके की समस्या आ गई। मतलब ये नॉर्मलाइज थी, ये नॉर्मल। भाई हमको अगर जैसे स्पेक्स ना पहने, तो जिनको स्पेक्स बेसिकली नहीं लगता है उनकी बात है ना, हम ना पहने तो भैया नहीं दिखेगा ना, तो जिनको नहीं लगता स्पेक्स उनकी आंखें ऐसी होती है, बड़ी बढ़िया सुखद है ना। लेकिन जिनको स्पेक्स लग गए उनमें भैया कुछ दिक्कतें आ गई। क्या क्या, या तो दूरदृष्टि दोष हो गया। दूरदृष्टि दोष किसको कहेंगे भाई, ये देखिए ये फोकस दूर हो गया। निकट दृष्टि दोष हो गया, ये भैया हो गया निकट दृष्टि दोष। इसको फोकस नजदीक हो गया, फोकस इस लेंस से नजदीक हो गया तो निकट दृष्टि दोष, दूर हो गया तो दूर दृष्टि दोष। अब उम्र के साथ साथ दिक्कत आना शुरू हो जाता, मतलब ये ज्यादा हमारी आंखों के जो लेंसेस हैं वो संयोजित नहीं कर पाती इमेज को। जब नई आंख हो तो भैया बेकायदा ऐसा दिख रहा होता है, ठीक है। जब आंखें थोड़ी पुरानी हो जाएं, मतलब एज बढ़ने के बाद, जैसे 40 इयर्स के बाद में जनरली स्पेक्स लग जाता है, और वो स्पेक्स ऐसा लगता है, ये देखा होगा आपने, एक पूरा स्पेक्स होता है और नीचे एक गोल सा ये अलग सा बना होता है ना। ये दो दो चीजें बनी होती, मतलब इसी लेंस में ऐसा नीचे यहाँ पे दोनों तरफ से ऐसा बना होता है। अब ये क्या होता है भाई, ये क्यों बनाते हैं, अभी मेरे स्पेक्स में तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, और ऐसा जैसे किसी अंकल वंकल टाइप्स के लोगों को देखें तो जनरली उनको ऐसा लग जाता है भाई। तो इस स्पेक्स का क्या मतलब होता है, तो ये जो होता है ये नियर के लिए, और ये जो ऊपर वाला होता है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए। मतलब क्या होता है, ऐसे ही दोष को हम कहते हैं क्या, जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं हम ऐसे दोषों को, जरा दृष्टि दोष, क्योंकि आयु के साथ साथ उनको पास का भी नहीं दिखता क्लियरली और दूर का भी नहीं दिखता क्लियरली। जैसे अभी मुझे दूर का क्लियरली नहीं दिखता तो मैंने स्पेक्स लगाया, मुझे दूर का दिखने लग गया, और पास का मुझे क्लियरली दिखता, भाई बिना स्पेक्स के भी दिखता है, ठीक है। सिमिलरली जब एज बढ़ती चली जाती है तो लोगों को क्या दिक्कतें आने लगती है कि पास का भी नहीं दिख रहा और दूर का भी, मतलब ये वाली समस्या होगी, एक ही आंख में दोनों तरीके की समस्या आ गई। तो इसको कहते हैं हम क्या भाई, इसको हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और दूर कैसे करेंगे, तो भाई ये जो एक्स्ट्रा चला गया है, सी ये जो एक्स्ट्रा चला गया इसको पहले ले आना है, और जो ये पहले ही रह गया इसको यहां तक पहुंचाना है। तो जब ये पहले रह गया दूर पहुंचाना है तो उसको कौन सा लेंस लगेगा, तो आप कहेंगे भैया इसको लगा दीजिए आप अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करेगा, फैला देगा। तो ये जो यही कट गया था पर्पल वाला, ये फैला के चला जाएगा यहां पे, और ये कौन होगा, ये अवतल। ये दूर से आ रही किरणें थी ना, इसको फैलाना था। अब ये जो पास से आ रही किरणें हैं उसको क्या कर रहा है भाई, तो पास से आ रही किरणें कैसी चली जा रही है, तगड़ी है, वो दूर चली गई। अब दूर चली गई, उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, तो भाई इसका क्या मतलब है, ये ज्यादा दूर चली गई ना, इसको कम कराना है। कम कराने के लिए कौन सा लेंस लगेगा, तो इसके लिए लगेगा क्या आपको, उत्तल लेंस। उत्तल लगा दूंगा तो इतना फोकस कम हो जाएगा, है ना। मैं यहां पे एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं भाई। अवतल का मतलब यह होता है कि प्रकाश किरणें आ रही है जो पहले ही कट जा रही थी उसको थोड़ा सा दूर फैला दिया। और उत्तल लेंस का क्या काम होता है भाई, तो उत्तल लेंस से जो भी किरणें आती है उसको पास में संयोजित कर देता है।
तो मतलब अल्टीमेटली क्या है, एक ऊपर में अवतल लेंस लगा दिया, नीचे उत्तल लेंस। अब इससे क्या होने लगा कि उनको दूर का भी दिखने लग गया और पास का भी दिखने लग गया। तो भाई ये साफ सुथरा यहां पे आपको दिख रहा है कि बायोफोकल लेंस के निचले भाग में कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, और ऊपर वाले हिस्से में अवतल लेंस लगा होता है। और इस लेंस को क्या कहते हैं, बायोफोकल लेंस। बायोफोकल मतलब बायो मतलब दो, बाई, ये बायोफोकल का मतलब क्या है, बाई, बाई मतलब टू, कितने, दो, फोकल मतलब फोकस, कितने फोकस, दो फोकस। कैसे दो फोकस, उत्तल के लिए अलग, अवतल के लिए अलग। तो इसी लेंस को कहते हैं बायोफोकल लेंस। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है और आप इसका एक स्क्रीनशॉट रखिए ताकि मैं इसके बचे हुए क्वेश्चंस की बात कर सकूं। बचा हुआ क्वेश्चन ये रहा भाई कि किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष के संशोधन के लिए, है ना, किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष के संशोधन के लिए 3D, इसका क्या मतलब है भाई, डी मतलब डायोप्टर, है ना। ये ध्यान रखिएगा भाई, डायोप्टर इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि डायोप्टर जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाएगा कैसे भी करके। किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष संशोधन के लिए 3 डायोप्टर और निकट दृष्टि दोष के लिए कितना भाई, -3 डायोप्टर की आवश्यकता होती। इन दोषों को संशोधित करने वाले इन लेंसों की फोकस दूरी, ये बहुत सिंपल है भाई, फोकस दूरी बराबर 1/, लेंस की क्षमता। ये आपको सिखाई, कैसे सिखाई, तो देखिए ये रही लेंस, यहां से जा रही, इसका क्या काम है, इसका काम है कि भैया लाइट बीम को जितना जल्दी मर्ज करवा दे, जितना जल्दी मर्ज करवा दे, मतलब ये जो फोकस है इसको कैसा होना चाहिए भाई, जितना पास होगा उतना पावरफुल, और जितना सिंपल होगा उतना ही ये इसको दूर ले जाएगा। अब भैया ये कौन पावरफुल है, तो बोले पहला वाला पावरफुल है, दूसरा वाला कम पावरफुल है। तो मतलब क्या, फोकस और पावर एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट। फोकस और पावर एक दूसरे के अपोजिट, मतलब कैसा, व्युत्क्रम। ये हो गए व्युत्क्रम। फोकस दूरी कितना भैया, तो f1/p। अब जो कह रहे हैं उनकी बात सुन लेते भाई। पहले वाले के लिए काम करना है हमको, पहले वाले के लिए कह रहे हैं भाई कि ये दीर्घ दृष्टि दोष, तो ठीक है भैया लगा लिया, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, पास का दिखता है कि नहीं दिखता, दूर का दिखता है साफ कि पास का दिखता है साफ। और दीर्घ दृष्टि दोष के बाद निकट दृष्टि दोष में भी कमेंट करेंगे कि पास का दिखता है साफ कि दूर का दिखता है। ठीक है, आप कमेंट करिए, अपन चेक करते हैं कि आपको कितना बन रहा है भैया। चलिए दीर्घ दृष्टि दोष के अपन बात करते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष में +3D की बात कर रहे हैं, मतलब जो आपको पावर दे दिया गया वो दे दिया गया +3D। तो आपसे पूछा जा रहा f इक्वल्स टू 1/p, f इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा दूसरा भाई निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में क्या करे भाई, तो निकट दृष्टि दोष में हमको करना है -3D के लिए, है ना। तो अब तो यहां पे ज्यादा तकलीफ है नहीं, p इक्वल्स टू 1/f कही है, फिर f इक्वल्स टू 1/p, तो f इक्वल्स टू 1/-3। ये हो गया भाई हमारा, निकल गया फोकस। ठीक है, दोनों के आंसर्स बन गए। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, और आप यहां पे यूनिट भी लिख लीजिए। फोकस है तो भैया मीटर में रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये नेगेटिव साइन इसमें क्या दर्शाएगा भाई, नेगेटिव का मतलब होगा कि फोकस लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, और पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड साइड में। बस इतनी सी बात दर्शा रहा है और कुछ। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 10। इसमें कुछ कुछ बातें करी जा रही है। नीचे दिए गए आरेख में दर्शाए गए प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए M और N के बीच में तुल्य प्रतिरोध, ये एक संयोजन दे दिया गया भाई, ये M है और ये N है। अब इसमें R1, R2, R3, R4 ये सब जुड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं इसके लिए इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालिए। तो एक बात बताइए, हमने क्या सीखा है भाई कि जब कभी सीरीज और पैरेलल को पता करना होता है, क्या करना होता है, सीरीज और पैरेलल को पता। तो सीरीज और पैरेलल को पता करने के लिए एक छोटा सा काम करना होता है। आप तो इसमें से इसको पाइप समझकर और पानी भेजना शुरू कर दीजिए। हमने पाइप में से पानी भेजा, करंट मतलब क्या, पानी समझते हैं भैया हम, और ये वायर्स जो लगे हैं वो मतलब पाइप है। अब यही आई R1 में भी जाएगा, यही आई R2 में भी जाएगा, यही आई यहां पर भी आएगा, लेकिन यहां पर I बट जाएगा। इधर में I3 चला गया और इधर में I4 चला गया। वापस से यहां पे I3 आ गया, वापस से यहां पे I4 आ गया, और यहां पे वापस I मिल गया। मतलब यहां पे जो दिखा वो I मिला क्या, I3 + I4। तो भैया जैसे ही ऐसी कोई बात मिल जाती है ना कि पानी को जाने के लिए रास्ता बट गया, तो वो पैरेलल में हो गया।
और एक ही रास्ता है जिसमें से पानी जाएगा, तो वो सीरीज में है भाई। ये एक ही रास्ता है ना इसको जाने का, ये R1 में भी R2 में भी एक ही तार है ना भाई, तो क्या है सीरीज में। और ये कैसे हो गया पैरेलल में? तो भाई क्या होता है, देखिए सीरीज में यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां R1 तथा R2 किसमें है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तथा R3 R4 के समांतर क्रम से भी श्रेणी क्रम में ही संयोजित है। अब भाई क्या लिख रहा हूं मैं? कुछ नहीं, देखिए बहुत आसान है। ये दोनों को अगर हटा दूं, है ना, इसको थोड़ा सा मैं विस्तृत ढंग से आपको समझाता हूं। आपके पास में जो पॉइंट है M, मैंने यहां पे बना लिया M। अब M के बाद में दो प्रतिरोध आए, एक ये और एक ये, ठीक है, मैं सीधा कर रहा हूं इसी को। इसके बाद आपके पास में दो प्रतिरोध आ गए, एक ये और एक ये, और ये पहुंच गए आप N पे। अब इसको आपको मैं कहता हूं कि भैया इसको रीड्रॉ कीजिए, तो आप कहेंगे ये R1 है, ये R2 है, ये हमारा R3 है और ये हमारा R4 है। अब रीड्रॉ में क्या करें? तो R1 और R2 दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे सीधे सीधे ना, सीरीज में। अगर मैं इन दोनों को हटा के एक लगा देता हूं तो ये होगा R1 प्लस R2, और इन दोनों को हटा के एक लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? तो आपको मैंने सिखाया है भाई एक फॉर्मूला, क्या? ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब R3 R4 अपॉन R3 प्लस R4। ये दो प्रतिरोध बन गए, ऊपर गुणा नीचे जोड़, ऊपर गुणा नीचे जोड़। मैं एक बार सॉल्व भी कर देता हूं ट्रेडिशनल मेथड से। R1 अपॉन इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R3 प्लस 1 अपॉन R4। यहां पे आप अगर R4 और R3 का ले लेते हैं LCM, तो आपको देखने को मिलेगा यहां पे कि भाई क्या बना, ये R3 से R3 कट गया, क्या बचा? R4 प्लस R4 से R4 कट गया, क्या बचा? R3। तो फाइनली आपको क्या बचेगा? R3 प्लस R4 अपॉन R3 R4। ये किसकी वैल्यू आई? 1 अपॉन R की। अगर आप इसको पलटते हैं तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको? R3 R4 अपॉन R3 प्लस R4। भाई जब दो प्रतिरोध ही गिवन हो तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख ले, ऊपर गुणा नीचे जोड़। ये कर दिया। अब ये पूरी कॉम्बिनेशन हटा दी। अब कितने बच्चे भाई M N के बीच में? ये रहा M, ये रहा N। चलिए और रीड्रॉ करते हैं। अब ये दोनों क्या होंगे? तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो भाई फाइनल आंसर इज R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 अपॉन R3 प्लस R4। इट इज द फाइनल आंसर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब इसमें अगर कुछ वैल्यू दे दे 1 2 3 4 तो उठा के इसमें रख दीजिए, आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा। चलिए भाई, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए। हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, 10th का जो बी पोर्शन है उसकी तरफ। चलिए, आई होप आपने रख लिया है। बढ़ते हैं भाई आगे। 10th का बी सेगमेंट, जूल का तापन नियम लिखिए। जूल का तापन नियम लिखिए। तो भाई जूल का तापन नियम, तापन की जैसे ही बात आती है ना तो हम क्या कहते हैं भाई? हीट। और हीट के लिए आपको सिखा के रखा है क्या कि भैया जो पावरफुल आदमी है उसका हर समय दिमाग गर्म रहता है। जो पावरफुल आदमी रहता है उसका हर समय दिमाग गर्म रहता है। तो क्या कहते हैं भाई? हीट इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। इसी से हमने याद करके रखा है, हीट इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। तो क्या लिख लू मैं? H इक्वल्स टू PT। अब चूंकि हमको यह भी पता है कि पावरफुल जो होता है वो VIP होता है, VI इज इक्वल्स टू P, VI इज इक्वल्स टू P। ये पावरफुल है। तो एक काम कीजिए, H इज इक्वल्स टू ये P की जगह पर रख दीजिए भैया IVT। कितना हो गया? IVT। अब फिर हमको मालूम है कि ओम वीर थे, तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? IR। तो उठाइए फिर से इसको भी रखिए, तो H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I को तो ऐसे ही रखता हूं मैं, जो V था उसको रिप्लेस कर दिया किससे? IR से, और वापस से इसको हमने रख लिया T। मतलब सिर्फ और सिर्फ मैंने यहां पे V को रिप्लेस किया IR से। तो फाइनली क्या मिल गया? H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये हो गया हमारा मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसके लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं कि जूल के तापीय नियम के अनुसार, जूल का जो तापीय नियम है उसके अनुसार क्या क्या है भाई? तो उसके अनुसार हमको देखने को मिल रहा है कि ताप समानुपाती है, समानुपाती होता है
समानुपाती होता है प्रवाहित धारा के वर्ग के। किसके? प्रवाहित धारा के वर्ग के। और भाई नेक्स्ट की बात करें तो देखिए, ये तो आपको दिख गया कि प्रवाहित धारा के वर्ग के हो गई। अब क्या है भाई, तो ये आर के भी समानुपाती है, तो दूसरे पॉइंट में लिख लेंगे कि ताप समानुपाती होता है किसके? तो भाई इसमें प्रतिरोध के। ताप समानुपाती होता है प्रतिरोध के, एवं तीसरे पॉइंट में लिखेंगे क्या कि समय के भी समानुपाती होता है। ताप समय के भी समानुपाती होता है। तो भाई ये जो ताप है ये तीनों के समानुपाती हो गया। क्या? स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, तीनों के क्या हो गया? तीनों के हो गया समानुपाती। यहां पे हमने लिख भी दिया। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया जूल का तापीय नियम। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये कई बार को पूछ लिया गया। मतलब अभी जैसे हम जो 2020 को ही डिस्कस करें, 2020 के ही जो अलग अलग सेट्स हमने डिस्कस किया, उनमें हमने देख लिया कि ये क्वेश्चन पूछा गया, अब कई बार पूछा गया। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, हमें उस विद्युत स्त्री के लिए जो 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट उपभोक्त करती है 5 एम्पियर अनुपातांक के फ्यूज की आवश्यकता क्यों होती है? तो भाई एक बात समझिए, फ्यूज जो लगाते हैं वो ओवर करंट आने से बचने के लिए। तो फ्यूज लगाने का जो एक रेंज होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आपको बस सिखा रहा हूं मैं। 5 एम्पियर का अगर मैंने लगाया हुआ है क्या भाई फ्यूज, तो इसका मतलब होता है कि 4 पॉइंट समथिंग इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूं 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाए इससे। मतलब मेरी जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उसकी जो रेंज होनी चाहिए, वो जो रेंज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए भाई, वो 5 एम्पियर से कम की होनी चाहिए। अब इससे ऊपर के लिए मैं प्रोटेक्शन लगा दिया ताकि वो जल जाए। तो चलिए इसको निकाल के देख लेते हैं। गिवन क्या भाई, तो इसमें गिवन है V का मतलब क्या? पोटेंशियल, 220 वोल्ट विभवांतर। अच्छा, पावर गिवन है कितना? 1 किलोवाट। किलोवाट का मतलब क्या? 1000 वॉट। तो हो गया भैया 1000 वॉट। अच्छा, 5 एम्पियर मतलब उसको जो फ्यूज है, फ्यूज के लिए ध्यान रखिएगा, जो फ्यूज है फ्यूज के लिए गिवन है कितना? 5 एम्पियर। तो मैं तो पहले कैलकुलेट कर लेता हूं कि ये कितना धारा चाहिए इसको। तो आपको पता है भाई वीआईपी पावरफुल होता है भाई, P इक्वल्स टू IV। I मुझे कैलकुलेट करना है, V 220 दिया हुआ है और ये हो गया मेरा 1000। अब क्या करेंगे, तो भाई I को यही रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1000/220। अगले लाइन में मैं लिख लेता हूं वहां पे 1000/220। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 22 से अगर करते हैं हम तो ये कितना हो जाएगा भाई, 22 से करेंगे आप तो 22 चौक 88, 100, इसके बाद 88 मतलब कितना? 12 बचेगा। 12 मतलब कितना भाई? 12 मतलब अगर जीरो करते 120 हो गया, अल्टीमेटली हो गया ये करीब 4.5 के आसपास। ठीक है, मतलब इसको धारा कितनी चाहिए भाई, मैं इसी में लिखता हूं, इसको धारा कितनी चाहिए, तो इसको धारा चाहिए 4.5 एम्पियर। यानी जो विद्युत स्त्री है वो ये हो गई और इसको धारा चाहिए भाई 4.5 एम्पियर। तो ये मेजरमेंट है मेरे किसका? ये विद्युत स्त्री का। और फ्यूज कितने का लगा है उसको? 5 एम्पियर का। तो भाई 5 एम्पियर तक फ्यूज पिघलेगा नहीं, 5 एम्पियर तक ये ऐसा, ये हमारे फ्यूज है और यहां पे हमने लगा दिया भाई अपना क्या? विद्युत स्त्री। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा वाला नहीं है, बढ़िया ब्रांड कंपनी का नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, लेकिन ड्राइंग ऐसी है भाई, है ना। ये हो गई हमारी विद्युत स्त्री। चलिए, तो यहां पे मैंने जो फ्यूज लगाया, ये फ्यूज को कितना कह दिया भाई, ये हो गया मेरा 5 एम्पियर का। और जो इसके अंदर जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं जिसके कारण वो हीटिंग एलिमेंट हीट करेगा, उसको कितना विड्रॉल करा भाई, उसको 4.5 एम्पियर ही चाहिए। तो आप बताइए क्या पिघल जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं, ये कम है तो ये पिघलेगा नहीं, ये कम है इससे तो ये फ्यूज पिघलेगा नहीं। लेकिन अगर इसको यहां पे फ्यूज को लगा देते 4 एम्पियर की, तो क्या होता भाई? पिघल जाता, ये चलता ही नहीं। जैसे ही 4.5 विड्रॉल किया, ये 4 का, ये पिघल गया। ठीक है, तो क्या करें? तो एक काम करते हैं, उठा करके मैं कह रहा हूं तो 6 एम्पियर की क्यों ना लगा दूं मैं,
ये फ्यूज 6 एम्पियर के लगाता हूं, जलेगा ही नहीं। तो भाई ये तो नहीं चाहिए कि ये जले ही नहीं, मुझे इसको जलाना भी है, मुझे इसको 5 एम्पियर से ज्यादा की अगर करंट आ गई तो मुझे इसको प्रोटेक्ट भी करना है। फ्यूज लगाया इसलिए कि वो जल जाए। तो ये आई होप कि ये क्लियर है आपको, इसके कॉन्सेप्ट भी और इसकी वैल्यू भी। 4.5 एम्पियर आया, उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हम यूज कर रहे हैं। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, डी सेगमेंट में। किसी विद्युत बल्ब और किसी विद्युत तापक को श्रेणी क्रम में संयोजित करना व्यवहारिक नहीं है, क्यों? देखिए, एक विद्युत बल्ब, भाई ये हो गया हमारा बल्ब, ठीक है। अभी वो एलईडी वाली बल्ब हमारे पास आई नहीं है ना, तो ये हमारा ये वाला बल्ब चल रहा है, ठीक है। अब क्या करे भाई, तो इसके साथ में आपको कह रहे विद्युत हीटर, है ना। तापक मतलब क्या, विद्युत हीटर, वो पानी गर्म करने वाला ऐसा इमल्शन रॉड, ये लगा दिया। अब भैया हमने, अच्छा श्रेणी क्रम में, ठीक है भैया, ये श्रेणी क्रम में हमने लगा दिया। अब बताइए क्या होगा। तो मैंने कहा कि यहां पे जो V है ना, जो V यहां पर हम देंगे, ये इन दोनों के अकॉर्डिंगली बट जाएगा, ठीक है। तो ये होगा, मान लीजिए इसका क्या, R1 और ये हो गया R2 प्रतिरोध। तो यहां पे कितना बच जाएगा भाई, तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR1, और यहां पे हो जाएगा क्या, IR2। अब आप मुझे बताएंगे कि भाई विद्युत हीटर जो है, तापक है ना, ये जो हीटर है, ये R2 की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी ना, बहुत ज्यादा होगी, तभी तो ये किसको तापमान में मतलब ताप में परिवर्तित कर रहा है, ज्यादा प्रतिरोध, इसलिए किस में परिवर्तित कर रहा है, ताप में परिवर्तित कर रहा है। तो मतलब R2 ज्यादा है, यानी यहां पे ये हो गया भाई V2 और इसके क्रॉस हो गया V1। तो आपको पता है जो V बटा है वो क्या बटा है, V1 प्लस V2। तो यहां पे जो V2 का मान है वो बहुत ज्यादा होगा और V1 का मान क्या होगा, कम। तो जो बल्ब की ग्लोइंग होगी वो ग्लो नहीं करेगा ना प्रॉपरली, क्योंकि विभवांतर इस पे ज्यादा है, किस पे, हीटर पे, तो वो प्रॉपरली ग्लो नहीं करेगा। तो क्या हुआ भाई, श्रेणी क्रम में जो विभव है वो बट जाता है, और इस तरीके से जो विद्युत तापक है उस पे जो होगा, विद्युत तापक पे जो होगा उसके प्रति ज्यादा विभव हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई, आई थिंक। तो इसीलिए इसको श्रेणी क्रम में नहीं इस्तेमाल करते। सिर्फ यही नहीं, अब तो ऐसा समझ के चलिए, हमेशा के लिए याद रख लिया कि जो घरों में हम लगाते हैं जितने भी उपकरण, उन सबको पैरेलल में लगाते हैं भाई, समांतर में लगाते हैं, श्रेणी में नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 11A, किसी बड़े शोरूम में उपयोग किए जा रहे सुरक्षा दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है। यदि ग्राहक कैश काउंटर से 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो सुरक्षा दर्पण बड़े उस ग्राहक के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। चले भैया लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या दिया है, मतलब R दिया है। R कितना दिया भाई, तो कह दिया 5 मीटर। तो F कितना निकलेगा, तो F होता भैया क्या, R/2। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है क्या, फोकस। तो भैया हो गया 5/2 कितना, 2.5 मीटर। ओके चल आगे बढ़ते हैं। तो ये 2.5 मीटर तो ये हो गया। अब क्या करें, यदि कोई ग्राहक कैश काउंटर से 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है, मतलब जो वस्तु है वो रख दिया भैया 20 मीटर की दूरी पर, तो आपको कैलकुलेट करना है V। क्या होता है फॉर्मूला भाई, तो 1/F इज इक्वल्स टू 1/U प्लस 1/V। ना यहां पे जो दिख रहा है 1/V निकालना है, तो 1/F माइनस 1/U। अब हम इनके वैल्यूज की बात कर लेते हैं। तो वैल्यूज की जब हम बात करेंगे तो भाई मुझे जो सुरक्षा दर्पण लगानी है वो ऐसी लगानी है कि उसमें उसकी बड़ी इमेजेस दिखे। कैश काउंटर पे लगाए तो बड़ी इमेजेस दिखनी चाहिए ना, साफ सुथरी दिखनी चाहिए। तो भाई बड़ी इमेजेस दिखने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको कौन सा दर्पण इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये अंदर साइड से कलई कर दीजिए, बाहर साइड से दिखने दीजिए। तो इसका जो फोकस होगा वो राइट साइड में होगा और वस्तु कहां रखी होगी, लेफ्ट हैंड साइड में। तो वस्तु को रख दीजिए कहां, लेफ्ट हैंड साइड में, और फोकस राइट। तो मतलब R जो है, मतलब ये F जो है वो पॉजिटिव और U जो होगा वो कैसा, नेगेटिव। तो ये कितना आ गया, ये 1/2.5 माइनस ऑफ 1/20। अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए 1/V की वैल्यू जो मुझे मिल गई वो मिल गई 1.25, मतलब 10/2.5, 25 10 ये पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा भाई, और ये प्लस हो गया, प्लस 1/20। अब क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो 25 से करेंगे इसको, तो मतलब मेरे हिसाब से 100 ले लेता हूं सबसे बढ़िया। तो ये हो गया भैया 40, ये कितना हो गया 40, और ये 20 5 45, तो ये कितना आ गया भाई 45/100।
ये हो गया 1/v। तो v का मान कितना आ गया भाई, तो 100/45। तो ये कितना हो जाएगा, 45 दूने 90, 45 दूने 90, 90 में से 10 गया, 10 गया, इसके बाद क्या करेंगे भाई, दशमलव लगा देंगे, 100 हो जाएगा, फिर 45 दूनी 90, मतलब 2.2 2.2 ऐसे ही चलता चला जाएगा। मतलब मुझे v की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई कितनी, 2.22 या 2.2 लिख लेते, 2.2 मीटर। किधर मिलेगा, तो ये भी राइट हैंड साइड पे मिलेगा, क्योंकि v कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो सबसे पहला स्थिति, स्थिति कैसी है भाई, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे है ना, ये दर्पण के पीछे ही है ना, पेंट किए हुए भाग की तरह बन रहा, मतलब दर्पण के पीछे हो गया। अच्छा, दूसरा आपसे कहा जा रहा है भाई प्रकृति, तो प्रकृति कैसी है, दर्पण के पीछे अगर कोई चीज बन रहा है तो वास्तविक होगी कि आभासी, तो भैया कहेंगे आप कि ये आभासी काल्पनिक होगी, पीछे बन रही है। तीसरा, अब उसकी साइज ज्ञात करनी है, तो साइज क्या होता है भाई, तो हमारा m इज इक्वल्स टू होता है ये -u अपॉन प्लस का v, माइनस u की वैल्यू कितनी है भाई, 20 मीटर है ना, तो ये कितना हो गया 20 मीटर अपॉन v की वैल्यू कितनी है भाई, तो ये है 2.22। अब इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये बड़ी ही आएगी, मतलब पॉजिटिव, सॉरी एक सिंपल सा भाई, यहां पे MIO होता है भाई, IO मतलब क्या, V अपॉन U, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी भाई, तो V की वैल्यू आपको दिख रही है 2.22, और ये कितनी दिखी आपको, दिख रही है 20। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22/200। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये कैसा आएगा, एक से छोटा आएगा, एक से कैसा आएगा, छोटा। एक से छोटा आने का मतलब क्या, प्रतिबिंब बड़ी बनेगी। कैसी प्रतिबिंब बन गई भाई, बड़ी प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 11th B, नेहा किसी दंत चिकित्सक के क्लिनिक गई, उसने यह परीक्षण किया कि दंत चिकित्सक ने एक यंत्र पकड़ा हुआ है जिसमें एक दर्पण लगा हुआ, इस दर्पण की प्रकृति का उल्लेख कीजिए और दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाले यंत्र में इस दर्पण के लगे होने का कारण लिखिए। भाई जब दांत दिखाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर ऊपर यहां पे एक बेल्ट पहनता है ऐसा, और उसमें एक ऐसा मिरर लगा होता है ना। वो मिरर क्या करता है भाई, तो वो मिरर ऐसा होता है कि जो भी लाइट बीम आ रही है, ऐसा इस मिरर का काम यह है कि जो भी लाइट बीम्स आ रही है उन सबको क्या कर दे, एक फोकस पे मिला दे। जो भी लाइट बीम्स आ रही है सबको क्या करे, एक फोकस पे मिला दे। जितनी भी लाइट बीम्स आएंगी फोकस है, तो फोकस होना क्या कि भैया जब मुंह के अंदर देखना होगा उसको, तो भाई ऐसा तो करेगा नहीं कि ऐसा टॉर्च जला करके देखने जाए। तो उससे बेहतर उपाय ये होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, काफी समय से पूछा जाता रहा है, तो उसने एक पट्टी बांधी, पट्टी में लाइट बीम्स को आने दिया, उसको परावर्तित किया। परावर्तित कहां किया, उसके मुंह के अंदर। अब उसके मुंह के अंदर वो इजीली देख पाएगा, तो वो कौन सा लेंस लगाएं, तो भैया उसके अंदर जो सॉरी दर्पण कौन सा लगाएं, तो भाई उसके अंदर अवतल दर्पण लगाएंगे। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, क्योंकि इसका काम क्या होता है, प्रकाश को एकत्रित कर देता है, प्रकाश को एक जगह एकत्रित कर देता है, जिसे मुंह के अंदर के भाग में देखने में सहायता मिलती है। मैं मुंह के अंदर जो देखना है आपको वो इजीली आप देख पाते हैं। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, ऋषि किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ के यहां अपनी हस्तरेखाएं दिखाने गया। हस्तरेखा विशेषज्ञ ने इस कार्य के लिए एक विशेष प्रकार के लेंस का उपयोग किया। भाई बहुत सारे लोग है ना जो हस्तरेखाओं में विश्वास रखते हैं, और बहुत सारे लोग जो हस्तरेखाएं खुद निर्मित करने में विश्वास रखते हैं। तात्पर्य क्या है कि भाई एक तो लोग हो गए जो भाग्य भरोसे बैठे हैं, है ना, सिर्फ हस्तरेखाओं के ऊपर, और जो दूसरे वाले लोग हैं जो कहते हैं भैया खुद से अपनी हस्तरेखाएं निर्मित करते हैं, मतलब मेहनत करने वाले लोग। तो हम भैया दूसरे वाले लोग में से हैं कि हम क्या करते हैं, हम भैया अपनी रेखाएं खुद निर्मित करते हैं। तो चलो भाई हम करते हैं ना। ये जो ऋषि भाई थे, ये तो भाई वैसे ही ऋषि संत महात्मा मुनि, तो ये इनको थोड़ा भरोसा है भाई उस पर। ये गए हैं कहां, हाथ दिखाने। अब क्या हुआ इनके साथ, चलिए जरा देख लेते हैं। इनके साथ हुआ कुछ यूं कि जो लेंस इस्तेमाल किया गया, हस्त विशेषज्ञ ने जो इस्तेमाल किया,
उसकी प्रकृति का उल्लेख कीजिए और इस लेंस का उपयोग करने का कारण लिखिए। भाई उन्होंने एक लेंस लिया और ऐसा देखा, है ना, ये ऐसा होता है। ये कुछ इस तरीके का, ये ज्यादा ही लहरा गया यार मछली जैसा, अपन थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। ऐसा कुछ आपने देखा होगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है, आपके ये ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है, और वो क्राइम व्राइम वाले जितने एपिसोड सीरियल्स आते हैं भैया उसमें भी ऐसा चलता हुआ दिखता है, जिसमें क्या होती है जैसे जैसे गुजरता है तो इमेजेस बड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो भैया ये एक तरीके का लेंस है। ये लेंस का क्या काम है, तो देखिए ये एक उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में जब हम, ये आपने देख लिया तो मैं जरा इसको इरेज करता हूं, मैं इसके लिए एक इमेज फॉर्म कर देता हूं। मैं उत्तल लेंस की एक प्रकृति है, मतलब एक कह सकते हैं कि ये एक इसका गुण है, जिसके कारण अगर किसी भी वस्तु को इसके फोकस के अंदर रख देंगे, इसके फोकस के अंदर रख देंगे, तो ये क्या करती है, एक तो किरण ये बनाते हैं भाई ऑप्टिकल सेंटर वाला, और दूसरा किरण ये होता है। तो ये आगे की तरफ मुझे दिख रहा है कि ये तो फैल गई, आगे मिलेगी नहीं, तो कहां मिल जाती है, पीछे की तरफ मिलती है, और इससे बड़ी इमेज बनती है। मतलब ये मान लीजिए हस्तरेखा थी, तो इस हस्तरेखा की इतनी बड़ी इमेज इसी साइड पर देखने को मिल जाएगी, किसको, जो हस्त विशेषज्ञ है उसको। तो क्या हुआ कि जो हाथ की रेखा है जो बहुत ही बारीक बारीक से पतली पतली से दिख रही थी, उसकी बड़ी इमेजेस दिखने लगी। न्यूज़पेपर की कटिंग्स पढ़ने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हुए जो छोटे छोटे लिखा हुआ वो बड़ा दिखने लग जाए। तो क्या कहते हैं भाई, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु को प्रकाशिकीय केंद्र एवं फोकस दूरी के बीच में, प्रकाशिकीय केंद्र ये हो गया ओ, और ये फोकस, इन दोनों के बीच में रखा जाता है, तब वस्तु की ही ओर, ये वस्तु हो गई मेरी ए बी और ये हो गया मेरा ए डैश बी डैश, वस्तु की ही ओर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जो कि हस्तरेखाओं को देखने में मदद करता है। भाई बड़ी बड़ी हस्तरेखाएं दिखेंगी, क्लियरली देख करके वो बता सकेंगे। क्योंकि हस्तरेखा विशेषज्ञ जो होते हैं ये भी भाई इतना आसान नहीं है, बहुत ही कैलकुलेटिव होता है, बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं जिसके बेसिस पे वो आपको आंसर करते हैं। चलिए, हस्तरेखा विशेषज्ञ को इस लेंस को कहां रखना चाहिए ताकि बिंब का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बने, तो कहां रखेंगे भाई, फोकस और प्रकाशिकीय केंद्र के बीच। भाई ये केस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। ये जो केस है ना, जो 6वां नंबर केस, 6th नंबर केस, जो अवतल या उत्तल दर्पण के, उत्तल लेंस के लिए और अवतल दर्पण के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 6th वाला केस। भाई इसमें क्या होता है, वस्तु के ही साइड इमेज बन जाती है और बड़ी बनती है भाई यहां पे। चलिए, तो फोकस और प्रकाशिकीय केंद्र के बीच आपको समझ में भी आया है, आंसर भी मिल गया। बढ़ते हम आगे। अगला है कि भाई यदि इस लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, भैया चलो एफ हो गया भैया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो भैया पॉजिटिव होगा, दाई नहीं बनना है। इस लेंस को हथेली से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, मतलब वस्तु कहां है 5 सेंटीमीटर, और यह हमेशा नेगेटिव, ठीक है। तो लेंस सूत्र का उपयोग करके बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, सब कुछ ज्ञात कर। चलिए भैया वी निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। क्या कर दें, फॉर्मूला आपको पता है, 1/v इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f तो गिवन है, 1/v चाहिए, तो 1/v को यहीं रखते हैं, इसको इधर भेज दीजिए, तो 1/f प्लस 1/u। आई होप आपको समझ में आया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला टर्म इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। अब क्या कर दो भाई, तो अब रख दो ना जरा वैल्यू, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, मतलब 10 प्लस, अच्छा यहां पे माइनस है तो ये प्लस ऑफ माइनस माइनस कर दू सीधे, क्या 1/5। भाई जिनको भी नहीं समझ में आया ये माइनस है u की, तो ये माइनस हो जाएगा सीधे। अब क्या कर दे भाई, तो कुछ नहीं, एलसीएम ले लीजिए, 10 हो जाएगा, ये 1 हो गया, माइनस ये 2 हो गया, तो 1/v इज इक्वल्स टू कितना, माइनस 1/10। हाँ ठीक है, माइनस 1/10। अल्टीमेटली मतलब दोनों को क्या करे, रेसिप्रोकल, तो v इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब भैया देख लो, मिल गया आंसर। कैसा, ये रहा, ये रखा उसका हाथ, ठीक है। एक किरण तो ये चली गई थी, दूसरी किरण ये चली गई थी, यहां बन गया था इमेज। अब देख लीजिए, अब क्या देख लीजिए भाई, तो सब सारे आंसर्स आपको मैं देख करके बता रहा हूं। देखिए यही ले लो, चलो देखिए, ये गई भाई, प्रकाश बाहर चली गई, नहीं मिलने वाली थी, पीछे डॉटेड करके बना दिया, ये हो गया ए बी हाइट ऑब्जेक्ट की, ये हो गया ए डैश बी डैश। अब देखिए भाई, अब क्या करने को बोला था, तो बोला फोकस दूरी 10 है,
फोकस दूरी 10 है। तो चलो फोकस दूरी हो गया भैया 10। अब ऑब्जेक्ट को मतलब ऑब्जेक्ट को ये क्या कहां रखा, ये रखा 5 सेंटीमीटर पे, ये कहां रखा, ये ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब कहां आई, प्रतिबिंब 10। अब बोले ये दोनों को नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये देखिए दोनों ये ऑप्टिकल सेंटर से पीछे ही है और फोकस इधर साइड में आता है। मुख्य फोकस तो भैया ये फोकस एफ इक्वल्स टू कितना 5 सेंटीमीटर। ये देखिए पॉजिटिव की 5 ही था, नहीं 10 था। ये कितना था भैया 10 था, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो चलिए हमें तो इसमें इंटरेस्ट था भाई इधर लेफ्ट वाले में, क्योंकि ये भी नेगेटिव, तो ये तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड में बनी। और ये कैसी बनी है, तो ये भैया आभासी बनी, ये आभासी प्रतिबिंब है, जब यहां कोई होगा तो ही इसको दिखेगा। चलिए तो ये आंसर मिल गया। नेगेटिव किस बात को प्रदर्शित कर रहा है भाई, नेगेटिव यहां पे V में जो नेगेटिव है ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि आभासी है। ठीक है, आभासी है तो भैया इसकी स्थिति क्या होगी, तो वस्तु की तरफ, इसकी स्थिति होगी वस्तु की तरफ, और सामने से ही दिख रहा है इसकी साइज क्या है भाई, बड़ी बनेगी, बड़ी प्रतिबिंब बनेगी। आप चाहें तो मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए, m इक्वल्स टू क्या, v अपॉन यू, MIO मियो, है ना। आवर्धन के लिए हमने क्या किया है, मियो मतलब क्या, m इक्वल्स टू आई अपॉन ओ, आई मतलब इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज मतलब v, ऑब्जेक्ट मतलब u, तो कितना हो गया भाई, ये 10/5 कितना 2, मतलब m कितना है 2, आवर्धन 2 मतलब क्या, बड़ी प्रतिबिंब, कितनी बड़ी, 2 गुनी, कितनी बड़ी प्रतिबिंब बनी है, 2 गुनी बड़ी प्रतिबिंब बनी है। हो गया भैया इसका भी आंसर। चलिए रखिए इसका भी स्क्रीनशॉट, काम आएगा भैया ये पूरा। चलिए रखिए स्क्रीनशॉट, बढ़ेंगे हम आगे। चलिए भाई हो गया यहां तक हमारा फिनिश, और हम यहां तक देख चुके हैं जो हमारा थर्ड सेट था उसको, मतलब 2020 के हमने पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही सेट हमने अब तक देख लिया भाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर, उसमें हम करेंगे अपने फोर्थ सेट को भी, मतलब सारे ही सेट्स हम एक एक करके खत्म करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, क्योंकि हम लेकर के आते हैं आपके लिए फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले सेट के साथ अगले वीडियो में।